हेलो एवरीवन। सो रिटेल ज्वेलरी स्पेस से दो कंपनीज को आज हम डिस्कस करेंगे। सेंको गोल्ड, इनका Q4 का रिजल्ट, Q4 का कॉन कॉल और कंपनी का अभी लेटेस्ट Q1 का बिजनेस अपडेट आया है। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि अब कंपनी का कैसा आउटलुक लग रहा है FY26 के लिए। प्लस इसके साथ में डीपी आभूषण। सो डीपी आभूषण को क्योंकि फर्स्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे हैं तो इनका बिजनेस मॉडल पहले कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। Q4 का रिजल्ट देखेंगे एंड कॉन कॉल बहुत छोटा सा था इनका, लेकिन उसमें क्या आगे का हाईलाइट बनता है, कैसा आउटलुक है दोनों कंपनीज का, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो सेंको गोल्ड से स्टार्ट करते हैं। सेंको गोल्ड का FY25 का जो स्टार्ट है वो काफी अच्छा था। Q1 में कंपनी का हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ कम था, लेकिन मार्जिन प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर्स अच्छे थे। Q2 कंपनी का बहुत अच्छा रहा था, टॉप लाइन की ग्रोथ भी अच्छी थी और प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट 80-85% से ग्रो किया था। लेकिन Q3 काफी डिसअपॉइंटिंग था सेंको गोल्ड का। सिर्फ पैट के नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हमने इनफैक्ट बिजनेस अपडेट में ही डिस्कस किया था सेंको गोल्ड का जो Q3 का बिजनेस अपडेट था, उसी में हमने देखा था कि इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो काफी कम है अगर आप उसको कंपेयर करोगे बाकी प्लेयर से। तो बेसिकली एक बिजनेस को देखने के दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो होता है कि आप उसको एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो, मतलब आप बिजनेस को सिर्फ एनालाइज कर रहे हो कि उसका फंडामेंटल कैसा है, उसका आगे का डायरेक्शन कैसा है, क्या अपने इंडस्ट्री में वो मार्केट शेयर गेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, जो सही चीजें उस बिजनेस को करनी चाहिए उस इंडस्ट्री के डिमांड के अकॉर्डिंग क्या वो कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो ये हो गया आपका एक इंडिविजुअल एनालिसिस। लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तब हमको ये कंपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहा है। जैसे आप किसी क्लास में अगर आप किसी एक बच्चे को एनालाइज कर रहे हो तो आप कैसे एनालाइज करोगे कि उसके मार्क्स जो हैं वो उसके बाकी जो बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में कैसे मार्क्स लेके आ रहा है। सिर्फ उसके नंबर को देख करके कि वो 70% ला रहा है, 80% ला रहा है, उसको उसको देख करके हम जज नहीं कर सकते। हमको ऑफकोर्स वहां पे उसके जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं या जो उसके बाकी कलीग्स हैं उनका उनका मार्क्स कंपेयर करना पड़ेगा कि उसके कंपैरिजन में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सेम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जब आप देखते हो तो एक बिजनेस को आपको उनके पीयर्स के, उनके कॉम्पिटिटर्स के साथ में अगर हम कंपेयर करेंगे तब हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू समझ में आएगा। वरना तो कोई भी बिजनेस अगर 15-20% करेगा तो सारा बिजनेस हमको अच्छा लगेगा। तो वैसा नहीं करना है। वो हो गया कि आप बिजनेस को इंडिविजुअल देख रहे हो, उसका फंडामेंटल समझ रहे हो। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आपको हर एक पीयर जो है उसका, उसको उसको उसके नंबर्स को एनालाइज करना, उसके बिजनेस को समझना बहुत ज्यादा क्रिटिकल होता है। तो सैनको का जो नंबर खराब था वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था कि वो अपने पीयर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा था। जो बाकी प्लेयर्स थे वो 25-30-40% से ग्रो कर रहे थे। Q3 में इनका ग्रो 20-22% आया और प्रॉफिट तो और भी ज्यादा खराब हो गया कंपनी का। ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट कंपनी का डिक्लाइन हो गया था Q3 के अंदर। अभी Q4 में अगर आप इनके रिजल्ट देखोगे, नंबर्स देखोगे, तो अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। अगेन इंडिविजुअल लेवल पे 21% का ग्रोथ है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। देन मार्जिन में एक एक्सपेंशन देखने को मिलता है, इबिट्टा मार्जिन की अगर हम बात करें। एंड पैट कंपनी का ऑलमोस्ट 40-50% से ग्रो किया है ऑन अ YOY लेवल। सो Q4 में अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। प्लस मैनेजमेंट का कहना है कि जो गोल्ड ज्वेलरी में जो वैल्यू ग्रोथ है वो काफी अच्छी आई है। 20% की वैल्यू ग्रोथ आई है बिकॉज प्राइस इंक्रीज हुए हैं गोल्ड के। लेकिन आपका जो वॉल्यूम है उसमें डी ग्रोथ देखने को मिला है, -6% का ग्रोथ है इनके वॉल्यूम के अंदर। और ये बहुत नॉर्मल है। ज्वेलरी इंडस्ट्री में जब भी गोल्ड के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं तो आपका वॉल्यूम ग्रोथ घट जाता है, वैल्यू ग्रोथ बढ़ जाता है। सो वही चीज देखने को मिली है। लेकिन जो मेन फैक्टर है जिसने इसकी इनकी ग्रोथ को एक तरीके से ड्राइव किया है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, वो है डायमंड ज्वेलरी। इस कंपनी का डायमंड ज्वेलरी अगर आप देखोगे तो उसमें 38% का वैल्यू ग्रोथ आया है और 21% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है। मतलब वैल्यू प्लस वॉल्यूम दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला है कंपनी को डायमंड ज्वेलरी के अंदर। इनका डायमंड ज्वेलरी का जो परफॉर्मेंस है वो पूरे FY25 में थर्ड क्वार्टर तक काफी वीक था। इनफैक्ट इनका स्टड रेशियो कम हो गया था एंड वो भी एक रीजन था कि इनके मार्जिन क्यों गिरे, थर्ड क्वार्टर में प्रॉफिट क्यों नीचे आया। फोर्थ क्वार्टर में इनका डायमंड ज्वेलरी का जो डिवीजन है उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड इसलिए आप देखोगे स्टड रेशियो कंपनी का इंक्रीज हो गया। 9 मंथ्स का स्टड रेशियो था 10.5% और आपका जो फोर्थ क्वार्टर का FY25 पे जो अब स्टड रेशियो है वो है 10.9%। तो उसमें काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला। देन मैनेजमेंट का कहना है कि पूरे साल में अगर आप डायमंड ज्वेलरी देखोगे तो उसमें 15% का वैल्यू ग्रोथ आया है और वॉल्यूम ग्रोथ सिर्फ 2% का आया है। और ये जो 2% है ये इसलिए आ पाया बिकॉज फोर्थ क्वार्टर में 21% का वॉल्यूम ग्रोथ आया डायमंड ज्वेलरी में। तो इसमें काफी अच्छी ग्रोथ है। देन एक इन्होंने ट्रेंड शेयर किया है ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो हमने अभी तक कल्याण और गडगिल की मैनेजमेंट से ऐसा सुना नहीं है।
सेनको का कहना है कि क्योंकि गोल्ड प्राइसेस इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो जो कंज्यूमर का डिमांड है वो एक तरीके से शिफ्ट हो गया आपका लो प्योरिटी ज्वेलरीज की तरफ, मतलब 14 कैरेट हुआ, 18 कैरेट हुआ, उनकी तरफ उनका उनका डिमांड थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से उनमें ग्रोथ अच्छी देखने को मिल रही है हमको। लेकिन जो 22 कैरेट है उनमें इतना ज्यादा डिमांड नहीं है। गडगिल और कल्याण की मैनेजमेंट का कहना है कि 18 कैरेट में ग्रोथ अच्छा है, डिमांड देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी वो उनकी जो कमेंट्री है उसके अकॉर्डिंग की जो वेडिंग वाला जो डिमांड है वो अभी भी शिफ्ट नहीं हुई है 18 कैरेट की तरफ, लोग अभी भी 22 कैरेट को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से इनका आउटलुक है सेंको का। देन इसके बाद कंपनी का अगर आप स्टोर एक्सपेंशन देखोगे तो 16 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए पूरे FY25 में, जिसमें से 6 इन्होंने फ्रेंचाइजी स्टोर्स ओपन किए, 9 इन्होंने जो कोको मॉडल है कंपनी के खुद के स्टोर्स उसको ओपन किया, और एक स्टोर कंपनी ने सैनीज ब्रांड जो है इनका सब ब्रांड डायमंड ज्वेलरी वाला उसको सॉरी लैब ग्रोन डायमंड वाला उसका ओपन किया है। सेंको मेन ईस्टर्न रीजन में प्रेजेंट है, वहां पे काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट है कि नॉन ईस्टर्न बिजनेस जो है वहां पे किस तरीके का ग्रोथ आता है। सो जो नॉन ईस्ट रीजन में जो बिजनेस है कंपनी का उसमें 23% का ग्रोथ है, एंड इसका कॉन्ट्रीब्यूशन अब 18% है पूरे रेवेन्यू में। 18% रेवेन्यू कंपनी का नॉन ईस्ट बिजनेस से आता है, एंड ऑलमोस्ट 80-82% अभी भी ईस्टर्न रीजन से आता है। देन FY26 का इन्होंने आउटलुक शेयर किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी क्या टारगेट कर रही है। तो सबसे पहले ग्रोथ के टर्म्स में इनका गाइडेंस है 18 से 20% का। इस पूरे साल में कंपनी ने 21% से ग्रो किया, एंड ऑलमोस्ट वही गाइडेंस इन्होंने FY26 के लिए भी दिया है, 18 से 20% का ग्रोथ। बॉटम लाइन में एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया इन्होंने, लेकिन इनका कहना है कि हमारा मार्जिन इंप्रूव होगा। कैसे मार्जिन इंप्रूव होगा? बिकॉज डायमंड ज्वेलरी के अंदर ये काफी अच्छा ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन FY26। तो ये क्योंकि डायमंड ज्वेलरी आपका हाई मार्जिन बिजनेस होता है, तो अगर उसका ग्रोथ बढ़ेगा तो हमारा FY26 में बॉटम लाइन अच्छा करेगा, इस तरीके का इनका गाइडेंस है। इबिटा मार्जिन का इन्होंने रेंज दिया है 7 से 7.5% का। FY25 में इनका इबिटा मार्जिन काफी कम हो गया था, नॉर्मली 8% पे रहता है, 6% हो गया था FY25 में। मेन रीजन उसका वो इंपोर्ट ड्यूटी भी था, इंपोर्ट ड्यूटी कट हुआ तो कंपनी का Q2 और Q3 दोनों में मतलब इन्वेंट्री लॉस हुआ, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ा। सो अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 में इबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और 35 से 40% जो इनका बिजनेस है वो वेडिंग से आएगा। जब ज्वेलरी के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस इतने ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं तो वेडिंग वाला जो डिमांड है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में नंबर ऑफ वेडिंग ज्यादा होगा वो एक तरीके से सपोर्ट करेगा इन सारी गोल्ड ज्वेलरीज के ग्रोथ को। तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि इस साल भी 35 से 40% जो बिजनेस है वो हमारा वेडिंग बिजनेस से आएगा। दूसरा, सेंको की मैनेजमेंट का कहना है कि जो ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज है वो भी एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे ग्रोथ को कंटिन्यू रखने में, ऐसे टाइम में जहां पे गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। सो कंपनी का पहले 2-3 साल पहले आप देखोगे तो सिर्फ 25% जो बिजनेस है वो आता था इनका ओल्ड गोल्ड से। आज के टाइम पे 39% जो रेवेन्यू है सेंको का वो ओल्ड गोल्ड से आता है। तो जब भी ज्वेलरी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन आपके घर में वेडिंग है, कोई स्पेशल ओकेजन है, तो आपको ज्वेलरी तो परचेज करना ही है वहां पे। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि जो उनकी पुरानी ज्वेलरीज पड़ी है उसको एक्सचेंज करके वो नई ज्वेलरीज परचेज करते हैं। वो जो ओकेजन है उसके रिगार्डिंग जो डिमांड है वो तो फुलफिल करनी है, एक तरीके से मैंडेटरी है वो। सो इस तरीके से उसको फुलफिल किया जाता है, एंड वहां से इन कंपनीज का, जितनी भी ये रिटेल ज्वेलरी कंपनीज है, इनका ग्रोथ कंटिन्यू है। प्लस सेंको के लिए एक और अच्छी चीज क्या है कि इनके पास आज के टाइम पे 60% जो ओल्ड गोल्ड आता है वो नॉन सेंको कस्टमर्स है, मतलब वो जो कस्टमर ने परचेज किया है गोल्ड वो सेंको से नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि सेंको कॉन्स्टेंटली मार्केट शेयर गेन कर रहा है अनऑर्गेनाइज प्लेयर से, या और भी जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं उनके कस्टमर भी सेंको के पास में आ रहे हैं। तो ये वाली चीज काफी अच्छी चल रही है कंपनी के लिए। जो करंट क्वार्टर चल रहा है Q1 FY26, इस कॉन कॉल तक जो इन्होंने हाईलाइट शेयर किया है, अभी तो बिजनेस अपडेट भी आ गया कंपनी का। तो इनका कहना है कि जो फर्स्ट 2 मंथ्स गए हैं Q1 के वो काफी अच्छे गए हैं, वैल्यू टर्म्स में हमने 18-19% पे ग्रोथ किया है। अक्षय तृतीया एक काफी बड़ा ओकेशन है, तो ये सारी चीजें अभी तक सही डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। देन अगर हम स्टोर एक्सपेंशन की बात करें तो FY26 में कंपनी 18 से 20 स्टोर ओपन करने को देख रही है। इसमें से 10 स्टोर्स मिनिमम ये टारगेट कर रहे हैं फ्रेंचाइजी के, और बाकी का जो 8 से 10 स्टोर है वो कंपनी खुद कोको मॉडल के अंडर ओपन करने को देख रही है। नाउ इन्वेंट्री डेज इनका इंक्रीज हुआ है FY25 में, और उसका वही रीजन दिया है इन्होंने जो बाकी ज्वेलरी कंपनी से हमने सुना कि क्योंकि अक्षय तृतीया एक तो आपका इस बार मई की जगह अप्रैल में आ गया है, तो जो इन्वेंट्री का प्लानिंग इन्होंने लास्ट ईयर अप्रैल में किया था इस बार मार्च में करना पड़ा, तो एडवांस में इन्वेंट्री उसलिए कंपनी ने बिल्ड करी। दूसरा, कंपनी का कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस भी इतने इतने वॉलेटाइल हैं कि बीच में जब भी प्राइसेस कम होते हैं
तो एकदम से हम देखते हैं कि हमारे स्टोर के अंदर फुटफॉल बढ़ जाता है। सो उसको प्रिपेयर रखने के लिए, मतलब हमारे स्टोर पे स्टॉक आउट सिचुएशन ना हो, तो उसके लिए हमने एडवांस में इन्वेंट्री बिल्ड करी। और आई मीन इनका कहना है कि बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, माइनर सा इंक्रीज देखने को मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और वो इसीलिए किया है बिकॉज आगे का डिमांड ट्रेंड हमको अच्छा लग रहा है। देन आरओसी इनका कम हो गया है। सो आरओसी सेंको का ऑन एन एवरेज 15-16% होता था, आरओई भी हाई डबल डिजिट में था कंपनी का। सो आरओसी इस कंपनी का अब 9% पे हो गया। एक तो रीजन ये है कि क्यूआईपी इन्होंने रेज किया इस बार, आई थिंक 500-600 करोड़ का फंड रेज किया था, उसकी वजह से इनका आरओई कम हुआ है। दूसरा रीजन है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट हुआ है, जो इंपोर्ट ड्यूटी का इंपैक्ट था उसकी वजह से 2 क्वार्टर्स में पैट डीग्रो हुआ, प्लस थर्ड क्वार्टर में तो कंपनी का मतलब वो जो हेजिंग करते हैं, ये हेजिंग कॉस्ट और ज्यादा इंक्रीज हो गया, उसकी वजह से भी पैट पे इंपैक्ट पड़ा। सो मैनेजमेंट का कहना है कि 3 से 4 साल के अंदर हमारा जो आरओसी का नंबर है वो वापस से 16-17% तक आ जाएगा, 3 से 4 ईयर्स के अंदर। मतलब मोटा मोटा अगर हम देखें तो डबल हो जाएगा आरओसी का नंबर कंपनी का नेक्स्ट 3-4 ईयर्स के अंदर। देन जीएमएल इंटरेस्ट रेट जो बढ़ गए थे बीच में फोर्थ क्वार्टर में, आप लोगों का भी काफी क्वेरी आया उसको लेकर के। सो इसमें इनका भी सेम कमेंट्री है, जो स्काई गोल्ड ने बोला, कल्याण ने बोला, सेम इनकी मैनेजमेंट भी बोल रही है कि बीच में मार्च तक इनफैक्ट प्राइसेस काफी इंक्रीज हो गए थे जब सप्लाई साइड थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें नॉर्मलाइज हो रही है। और इनका मानना है कि FY26 में मैक्सिमम 100 बेसिस पॉइंट हमारा जो जीएमएल का इंटरेस्ट रेट है वो इंक्रीज होगा लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बट रेवेन्यू बेस इस साल इनका क्योंकि 7400 से 7500 करोड़ के रेंज में होगा, तो मैनेजमेंट कह रहा है इतने बड़े बेस के ऊपर ये 100 बेसिस पॉइंट का जो इंक्रीज है वो बहुत माइनर सा इंपैक्ट करेगा, मतलब कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। प्लस इनका कहना है हो सकता है आने वाले क्वार्टर्स में ये 100 बेसिस पॉइंट भी और इंप्रूव हो जाए, ऐसा इनको बैंक्स की तरफ से कन्वे किया गया है। देन डायमंड में जो हमने अभी तक ग्रोथ देखा Q4 में, सो क्या वो मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा FY26 में? मैनेजमेंट का कहना है कि आई मीन यहाँ पे भी इनका थोड़ा सा ओपिनियन अलग लगता है, बिकॉज हमने बाकी ज्वेलरी कंपनी से डायमंड सेगमेंट को लेकर के इस तरीके का मोमेंटम देखा नहीं है, ना ही कल्याण से ना ही गडगिल से। उनका डायमंड सेल्स अच्छा चल रहा है, लेकिन आई मीन इस तरीके का ऐसा उनका कमेंट्री नहीं आया है कि H2 में या स्पेसिफिकली Q3 में Q4 में बहुत ज्यादा सेल्स आया हो। उनका सेल्स काफी स्टेबल रहा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। सेंको का जो फर्स्ट हाफ है वो वीक रहा था डायमंड ज्वेलरी सेल्स के अंदर, लेकिन सेकंड हाफ में मैनेजमेंट का कहना है कि लोगों का डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज होता गया, क्योंकि एक तो गोल्ड के प्राइसेस जब बहुत ज्यादा बढ़ गए तो लोगों ने वहां पे देखा कि उसके कंपैरिजन में अगर हम डायमंड ज्वेलरी परचेज कर लें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है। दूसरा, लोगों ने देखा कि डायमंड के सेल्स जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी काफी गिर चुके हैं H1 के एंड तक, यानी अक्टूबर तक, और उसके बाद लोगों का और इंटरेस्ट बढ़ा कि यहाँ से प्राइस में और ज्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड नहीं है। सो कंज्यूमर्स का प्रेफरेंस वहां पे डायमंड ज्वेलरी की तरफ इंक्रीज हुआ। सेंको गोल्ड का वैसे भी जो डायमंड ज्वेलरी में जो एलोकेशन है वो लोअर सेगमेंट की तरफ ज्यादा है, 5 सेंट 10 सेंट जो है। सो वहां पे प्राइस फ्लक्चुएशन काफी कम है, इसलिए मैनेजमेंट कह रही है कि FY26 में जब तक गोल्ड ज्वेलरी के प्राइसेस आई मीन गोल्ड के प्राइसेस इतने एलिवेटेड रहेंगे तब तक लोग जो है वो 14 कैरेट 18 कैरेट में प्रेफर करेंगे डायमंड ज्वेलरी को ही। तो इनकी मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि डायमंड ज्वेलरी का सेल्स हमारा इस साल भी अच्छा रहेगा। हालांकि ये वैल्यू ग्रोथ बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं इस साल, जो Q4 में आई थिंक 30-35% का वैल्यू ग्रोथ आया। इनका मानना है कि FY26 में वैल्यू ग्रोथ नहीं आएगा डायमंड ज्वेलरी में, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ ही 15 से 20% का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो मैनेजमेंट कह रही है कि अगर हमको 18 से 20% का रेवेन्यू ग्रोथ करना है तो उसमें डायमंड वाला जो बिजनेस है वो भी 15 से 20% पे वॉल्यूम ग्रोथ देगा हमको, तो उसको लेकर के काफी कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट। देन डेट टू इक्विटी अभी इनका कम हो चुका है, 0.9 के आसपास डेट टू इक्विटी है, लेकिन कंपनी FY26 में ऑलमोस्ट 8 से 10 स्टोर प्लान कर रही है कोको मॉडल पे, जहां पे इनका खुद का कैपेक्स लगेगा, तो वहां पे इनका डेट इक्विटी फिर से इंक्रीज हो सकता है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि हम कोई फिक्स फ्रेमवर्क लेके नहीं चल रहे हैं कि 10 ही स्टोर ओपन करेंगे हम फ्रेंचाइजी के। अगर हमको अच्छे फ्रेंचाइजी पार्टनर मिलते हैं तो हम 10 की जगह 12 या 14 स्टोर भी ओपन कर सकते हैं फ्रेंचाइजी मॉडल में, और उसमें हमारा कैपेक्स कम हो जाएगा, तो वहां पे हमको बोरोइंग भी कम लेना पड़ेगा। अच्छी चीज ये है कि ये कंपनी इक्विटी रेज करने को अभी बिल्कुल नहीं देख रही है, अभी FY25 में इन्होंने इक्विटी रेज किया है। सो मैनेजमेंट का कहना है कि इंटरनल अक्रूवल प्लस थोड़ा बहुत डेट के थ्रू हम जो हम ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं उसको फुलफिल कर लेंगे। मैक्सिमम डेट टू इक्विटी ये 1.2 1.3 के बीच में देख रहे हैं, बीच में 1.7 भी हो गया था, लेकिन अभी तो अच्छा है, 1 से भी नीचे हो गया, तो मतलब मीडियम टर्म में भी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि डेट टू इक्विटी ज्यादा बढ़ेगा नहीं हमारा।
देन इसके बाद एक और चीज अगर हम इनका डिस्कस करें कि स्टोर एक्सपेंशन कहाँ पे होगा, किस एरिया में होगा, तो सेनको की मैनेजमेंट का कहना है कि 70 से 80% जो हम स्टोर ओपन करेंगे वो हमारा ईस्टर्न रीजन में और नॉर्दर्न रीजन के अंदर करेंगे। बाकी का जो 20-30% है वो सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न रीजन, सदर्न रीजन के अंदर होगा। इसका इसका रैशनल ये है कि ईस्टर्न रीजन में सेनको ऑलरेडी काफी स्ट्रांग प्लेयर है, मतलब वहां पे नंबर ऑफ स्टोर्स में सबसे बड़ा प्लेयर है सेनको, और नॉर्दर्न रीजन भी इस कंपनी के लिए काफी अच्छा कर रहा है। ये पूरा दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है वो कंपनी के लिए काफी अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। सो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि उस एरिया में हम और ज्यादा डीपर लेवल पे पेनिट्रेट करना चाहते हैं, उस मार्केट को हम छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे हमारी पोजीशनिंग स्ट्रांग है। सो हमारा फोकस है वहां पे और स्टोर ओपन किया जाए, अपनी पोजीशन को और स्ट्रांग किया जाए, मार्केट शेयर गेन किया जाए, एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे हम अपना जो वेस्टर्न रीजन है, सदर्न रीजन है, उसमें भी एक्सपैंड करते चले जाएंगे। प्लस अगर आप इनका इन्वेंट्री सोर्सिंग देखोगे, ये भी काफी इंटरेस्टिंग इंसाइट उन्होंने शेयर किया है। सो इनका इन्वेंट्री सोर्सिंग में 20 से 20% ये जो इन्वेंट्री सोर्स करते हैं गोल्ड ज्वेलरी, वो ये सोर्स करते हैं अपने आउटसोर्स वेंडर से, जैसे स्काई गोल्ड हो गया, आरबीजेड ज्वेलर्स हो गया, इस तरीके के प्लेयर से ये 20 से 21% इन्वेंट्री लेते हैं। 70 से 75% सेनको गोल्ड का इन्वेंट्री आता है इनके इनके कारीगर से। तो इनके कोलकाता, बंगाल के अंदर काफी सारे कारीगर्स के साथ में पार्टनरशिप है, टाई अप है, उनसे ये उनके साथ में उनसे ये ज्वेलरी सोर्स करते हैं, गोल्ड ज्वेलरी सोर्स करते हैं। बाकी का जो 4 से 5% है वो ये कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चर करवाती है, मतलब जो खुद इनके पास कुछ कारीगर से इन हाउस, उनसे ये मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा अगर आप देखोगे, स्काई गोल्ड जो है वो B2B प्लेयर है, मतलब सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर जैसे जो क्लाइंट है उनके, उनको वो ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करता है। स्काई गोल्ड का अगर आप पैट मार्जिन देखोगे तो 4 से 4.5% के बीच में आज के टाइम पे, जबकि सेनको गोल्ड एक B2C प्लेयर है, B2B नहीं है, B2C प्लेयर है, और इनका अगर आप पैट मार्जिन देखोगे तो वो 2.5-3% के बीच में। तो मतलब एक्चुअली में दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो स्काई गोल्ड ज्यादा बेटर पैट मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा है। तो वहां पे इनको ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आगे चल के आपका ऐसा प्लान है कि आप B2B वाले सेगमेंट को और ज्यादा इंक्रीज करोगे, मतलब जो आपका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है जहां पे आप आज के टाइम पे सिर्फ 5% सोर्सिंग करते हो, क्या उसको आप और ज्यादा इंक्रीज करोगे आने वाले टाइम में? तो इनकी मैनेजमेंट ने एक्चुअली इस चीज पे डिनाई किया है। इनका कहना है कि आगे चल के भी हमारा जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है वो मैक्सिमम 5% ही कंट्रीब्यूट करेगा हमारे टोटल इन्वेंट्री में, टोटल गोल्ड ज्वेलरी की सोर्सिंग में। ऐसा इसीलिए बिकॉज ये जो हमने अपना जो इन्वेंट्री सोर्सिंग में जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, ये एक वैरायटी लेके आता है हमारे ज्वेलरी डिजाइन के अंदर। मतलब जो हमारे जो कारीगर्स हैं, हमारे जो 70-75% जो हम बंगाली कारीगर से लेते हैं, ये एक हमको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देता है, क्योंकि इन कारीगर्स के पास में बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। और जो बाकी के पैन इंडिया लेवल के जो ज्वेलर्स हैं वो एक्चुअली इस चीज के लिए वो यहाँ पे आते हैं, कोलकाता में आते हैं, इन कारीगर से टाई अप करते हैं। हमारा ऑलरेडी इनके साथ में बहुत पुराना रिलेशनशिप है। दूसरा जो हमारी ये वेंडर्स के साथ में टाई अप है, ये भी एक और एडिशनल वेरायटी लेके आता है हमारे ज्वेलरी डिजाइन के अंदर। और अगर हम खुद इन हाउस बिल्ड करने जाएंगे तो हमको बहुत ज्यादा इंफ्रा बिल्ड करना पड़ेगा, मशीनरी वगैरह लगाना पड़ेगा, बहुत टूल्स ऐड करने पड़ेंगे, तो वो थोड़ा सा हाई कैपेक्स मॉडल हो जाएगा। प्लस कंपनी का कहना है कि जब हम अपना खुद का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो हमको B2B में भी आना पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा हम खुद कंज्यूम नहीं करेंगे, हमको बाकी प्लेयर्स को भी सेल करना पड़ेगा। सो वहां पे प्रॉब्लम आ जाएगा आपका रिसीवेबल्स का, जो ये कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती अपने बिजनेस के अंदर। इसीलिए इनका कहना है कि हमारा B2C पे फोकस है और हम उसी पे कंटिन्यू रहेंगे। सो ये ओवरऑल इनका कॉन कॉल था, मेन हाईलाइट था कॉन कॉल का। तो मेन चीजें अगर आप देखोगे, मैनेजमेंट डिमांड को लेकर के कॉन्फिडेंट है। हालांकि इनका ये कहना जरूर है कि जो ये प्राइस इंक्रीज हुए हैं गोल्ड के, उसकी वजह से वॉल्यूम ग्रोथ घट गया है, गोल्ड ज्वेलरी में वॉल्यूम ग्रोथ घट गया है। लेकिन वैल्यू ग्रोथ को लेकर के मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 18 से 20% पे ये ग्रो कर लेंगे। प्लस वेडिंग ज्वेलरी की जो डिमांड है वो कंटिन्यू रहने वाली है। एंड कस्टमर में भी 22 कैरेट परचेज ना करे, बट जो 14 कैरेट है, 18 कैरेट है, उसमें अच्छी डिमांड ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे ये 18 से 20% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन FY26। अब ओवरऑल अगर आप सेनको का डील देखोगे, सिर्फ हम Q4 के कॉन कॉल के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो उसमें अगर अज्यूम करें हम कि 20% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो करता है, हम एक तरीके से फॉरकास्ट कर रहे हैं इनका FY26 का फाइनेंशियल पूरा, तो टॉप लाइन का ग्रोथ अगर 20% का आता है तो लगभग 7590 करोड़ का रेवेन्यू आएगा इस कंपनी का FY26 में। इबिटा मार्जिन ये कंपनी कह रही है इंप्रूव होगा, मतलब 7 से 7.5% का इन्होंने गाइडेंस दिया है। हम कंजर्वेटिवली 7% का भी अगर मार्जिन अज्यूम करके चलें तो इनका जो इबिटा है वो अराउंड 530 करोड़ के आसपास आता है इन FY26।
इसके साथ में आप अदर इनकम ऐड कर दो 50-60 करोड़ का, तो अदर इनकम प्लस आपका ऑपरेटिंग इनकम टोटल हो जाता है इनका 580-590 करोड़ के बीच में। डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट इनके टोटल रेवेन्यू का 1.4% और 2.4% के बीच में रहता है। तो मोटा मोटा जो पीबीटी है सेंको गोल्ड का FY26 में वो 290 करोड़ के आसपास आना चाहिए इस पूरे गाइडेंस और अजम्पशंस के अकॉर्डिंग। और अगर हम 25% का ऑफकोर्स वो टैक्स एक्सपेंस अज्यूम करें तो कंपनी का जो पैट है वो बनता है 218 करोड़ का। यानी वाई लेवल पे अगर आप पैट का ग्रोथ देखोगे तो वो काफी अच्छा बन रहा है, अराउंड 40-50% का पैट ग्रोथ बन रहा है कंपनी का FY26 में। और अगर मैं फॉरवर्ड पी इस पे कैलकुलेट करूं तो कंपनी का सॉरी स्टॉक का फॉरवर्ड पी आता है अराउंड 26 के आसपास। सो टॉप लाइन का ग्रोथ 20%, एबिटा मार्जिन इंप्रूव होगा तो बॉटम लाइन में और अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, एंड फॉरवर्ड पी कंपनी का 26-27 के आसपास आ जाता है। तो री रेटिंग का तो बिल्कुल चांस है, बिकॉज 20-25% का अगर बिजनेस में ग्रोथ है, मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है, तो री रेटिंग बिल्कुल हो सकता है, पी री रेटिंग। लेकिन आई मीन बेस्ट प्लेयर्स में अगर हम इसको कंसिडर करें तो मतलब कंपेयर करें तो वहां ऑफ कोर्स आपका जो कल्याण है, जो पीएन गाडगिल है, वो इससे काफी बेटर रेट पे ग्रो कर रहे हैं और उनका एक्सपेंशन गाइडेंस भी काफी एग्रेसिव है इन कंपैरिजन टू सेंको गोल्ड। तो हाँ, आई मीन इंडिविजुअल लेवल पे बिल्कुल सेंको का री रेटिंग का चांस ज्यादा लगता है, लेकिन बेस्ट प्लेयर्स में इसको कंसिडर नहीं कर सकते अभी जिस तरीके की इनकी परफॉर्मेंस है। अब इनके Q1 के जो बिजनेस अपडेट आया उसको डिस्कस करते हैं। ये Q4 तक का एक हमने पिक्चर डिस्कस किया। सो Q1 में इनका जो बिजनेस अपडेट आया उसने एक्चुअली सरप्राइज किया है, बिकॉज मैनेजमेंट का गाइडेंस था 18 से 20% का, और अभी इन्होंने कॉन कॉल में भी बोला कि जो फर्स्ट 2 मंथ्स है उसमें हम 18 से 90% का वैल्यू ग्रोथ देख रहे हैं। बट Q1 के बिजनेस अपडेट में इन्होंने 28% का टोटल रेवेन्यू रिपोर्ट करा है। जो टोटल रेवेन्यू है कंपनी का उसमें 28% का ग्रोथ है, मतलब रिटेल बिजनेस जो है इनका, ई कॉमर्स वाला, फ्रेंचाइजी वाला, सबको इंक्लूड करके 28% का ग्रोथ आया है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। गाइडेंस से बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। इनफैक्ट कंपनी का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे वो भी अच्छा है। नंबर ऑफ SKU उसमें भी 10% का ग्रोथ है, और नंबर ऑफ इनवॉइसेस, मतलब कितने इनवॉइसेस गए, उसमें भी 10% का ग्रोथ देखने को मिला है। डायमंड ज्वेलरी जो इन्होंने कॉन कॉल में बताया था, सेम मोमेंटम कंटिन्यू रहा है Q1 के अंदर भी। कंपनी कह रही है कि 35% का वॉल्यूम ग्रोथ आया हमारा डायमंड ज्वेलरी में, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि उसी ने फिर से इनके सेल्स को कंटिन्यू रखा, Q1 के अंदर भी उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखा है। इनका टारगेट था 18 से 20 स्टोर्स ओपन करने का FY26 में, और कंपनी ने पहले क्वार्टर के अंदर ही 9 स्टोर्स ओपन कर दिए हैं, जिसमें से 4 स्टोर इन्होंने ओपन किए कोको मॉडल के, मतलब कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड, और 5 स्टोर्स इन्होंने ओपन किए फ्रेंचाइजी मॉडल पे। तो लगभग 50% जो इनका गाइडेंस है स्टोर एक्सपेंशन का, वो इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में कंप्लीट कर दिया। ये सारे डेटा पॉइंट अगर हम देखें तो इससे पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि मैनेजमेंट जब Q1 का कॉन कॉल करेगा तो एक्चुअली में इनको ये गाइडेंस इंक्रीज करना चाहिए, रेवेन्यू का भी करना चाहिए और स्टोर एक्सपेंशन का भी करना चाहिए। इनका कहना है कि गोल्ड के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% गोल्ड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। सो ऑफकोर्स मतलब वॉल्यूम टर्म्स में हमारा गोल्ड ज्वेलरी का सेल्स घटा है, लेकिन वैल्यू टर्म्स में डिमांड अच्छी देखने को मिली है। और इनका जो वो ओल्ड गोल्ड इन्होंने बताया था जिसने Q4 में 39% कंट्रीब्यूट किया, Q1 में 40% सेल्स कंपनी का ओल्ड गोल्ड से आया है, तो वो एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है कंपनी के सेल्स के अंदर। एंड अभी इनका Q2 पे आउटलुक क्या है, Q2 को लेकर के मैनेजमेंट कह रहा है कि मतलब शोरूम्स वगैरह तो ऑलरेडी हमने 9 ओपन कर दिए हैं, और Q2 का जो सेकंड हाफ होता है, मतलब आपका इंडिपेंडेंस डे, राखी, फिर आपका गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, ये आपका फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट कह रही है उसकी प्रिपरेशन में, मतलब इन्वेंट्री वगैरह बिल्ड करना हमने स्टार्ट कर दिया है, एंड ओवरऑल डिमांड वगैरह को लेकर के ये कॉन्फिडेंट है। लेकिन अगेन कैटेगरी वाइज ये 14 कैरेट और 18 कैरेट पे ज्यादा बुलिश है। अभी भी जो सेल्स ज्यादा हुई है इनकी वो इसी कैटेगरी में हुई है, और मैनेजमेंट का कहना है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारा मानना है 14 और 18 कैरेट का सेल्स ज्यादा रहेगा, जबकि इंडस्ट्री 9 कैरेट को लेकर के प्रिपेयर कर रही है। तो मतलब इंडस्ट्री में जो बाकी प्लेयर्स हैं वो 9 कैरेट को लेकर भी बुलिश हैं, लेकिन सेंको गोल्ड 14 और 18 कैरेट पे ज्यादा बुलिश है। तो ये पूरा इनका अपडेट है Q1 FY26 का। अब अपडेट काफी अच्छा आया है, गाइडेंस 18-20%, एक्चुअली ग्रोथ इन्होंने किया है 28%। सो गाइडेंस को बहुत बड़े मार्जिन से इन्होंने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन एक चीज यहां पे हमको ध्यान रखना है, इनका जो बेस है लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर का वो वीक है, क्योंकि Q1 FY25 में इस कंपनी का सिर्फ 9-10% का ग्रोथ आया था, बिकॉज आपका वो एक तो इलेक्शन था, दूसरा आपका हीट वेव था। सो उसमें सेंको गोल्ड हो, आपका टाइटन हो, इन सब प्लेयर्स के जो और भी जो रिटेल प्लेयर्स हैं, सबका जो ग्रोथ का नंबर है वो काफी इंपैक्ट हुआ था लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में। कल्याण ने हालांकि उस क्वार्टर में भी 25-26% का ग्रोथ दिखाया था। तो इनका लास्ट ईयर का Q1 का बेस भी
छोटा था, मतलब कोई बहुत अच्छे ग्रोथ नंबर नहीं करे थे कंपनी ने, उस बेस के ऊपर इन्होंने ये 28% का ग्रोथ दिखाया है। नंबर अच्छा है, लेकिन ऑफ कोर्स हमको देखना पड़ेगा कि कॉन कॉल में मैनेजमेंट कितना कॉन्फिडेंट साउंड करता है कि ये नंबर क्या वो सस्टेन कर सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, और क्या गाइडेंस वगैरह इंक्रीज करते हैं नहीं करते हैं, कैसी कंसिस्टेंसी रहती है, ये सारी चीजें हमको देखना होगा जब इनका पूरा रिजल्ट और कॉन कॉल वगैरह आएगा। लेकिन ऑफकोर्स बिजनेस अपडेट काफी अच्छा है इस कंपनी का। तो ये पूरा डिस्कशन था सेंको गोल्ड के ऊपर। अब बात करते हैं जो दूसरा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, डीपी आभूषण। सो फर्स्ट टाइम इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, तो सबसे पहले इनका बिजनेस मॉडल समझते हैं। बिजनेस मॉडल बहुत सिंपल है, रिटेल ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर आती है ये कंपनी भी, एंड ये भी एक फैमिली ड्रिवन ज्वेलरी बिजनेस इसको बोल सकते हैं। जैसे सेंको गोल्ड, आपका पीएन गडगिल, कल्याण ज्वेलर्स, उसी तरीके का मॉडल है इनका भी। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन जो है इस कंपनी की, वो अभी करंटली इसको मैनेज कर रही है। फर्स्ट जनरेशन ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था 1940 में एमपी के रतलाम के अंदर। सो रतलाम को गोल्ड सिटी बोला जाता है इंडिया के अंदर, एंड वहां पे इन्होंने अपना पहला स्टोर ओपन किया था 1940 में। उसके बाद ऑलमोस्ट 60 से 70, मतलब 70 ईयर्स ऑलमोस्ट लग गए कंपनी को दूसरा स्टोर ओपन करने में। दूसरा स्टोर इन्होंने ओपन किया आई थिंक इंदौर या उज्जैन में इन्होंने किया था 2010 के अराउंड। सो 70 ईयर्स के बाद इन्होंने एक स्टोर से दो स्टोर किया, लेकिन लास्ट अगर आप 10-15 ईयर्स का पीरियड देखोगे तो उसमें एक्सपेंशन रेट अच्छा रहा है। आज के टाइम पे इस कंपनी के 11 स्टोर्स हैं, एमपी और राजस्थान, इन दोनों स्टेट के अंदर। इनका मतलब थोड़ा सा स्ट्रैटेजी अलग है, मतलब ये इस चीज में नहीं मानते कि एक ही सिटी के अंदर हमको मल्टीपल स्टोर ओपन करना है। इनका मानना है कि एक सिटी के अंदर हमको एक ही स्टोर ओपन करना है, और मतलब उसको इस एक तो उसका लोकेशन ऐसा होना चाहिए जहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उस सिटी की वो इजीली रीच आउट कर पाए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए उनको। दूसरा, उस पर्टिकुलर स्टोर को ऑपरेशनली काफी स्ट्रांग बनाना है, उसकी उसकी मतलब जो रेवेन्यू की पोटेंशियल है वो पूरी यूटिलाइज होनी चाहिए। तो इनका एक भी ऐसा एक भी सिटी के अंदर दो स्टोर्स नहीं है आज के टाइम पे। हर एक सिटी में एक ही स्टोर इन्होंने ओपन किया है। तो जो आप ये 10 या 11 स्टोर्स देख रहे हो, ये 10 अलग अलग सिटीज में अंदर इन्होंने ओपन किया है। सो इस तरीके की स्ट्रेटेजी ये फॉलो करती है। प्लस एक और, अगर आप मैनेजमेंट का विजन देखोगे, अभी इनका कोई एस्पिरेशन नहीं है कि हमको पैन इंडिया प्लेयर बनना है या नेशनल प्लेयर बनना है। इनका क्लियर फोकस है कि एमपी और राजस्थान, इन दोनों एरियाज में हम काफी स्ट्रांग है। स्पेशली एमपी में इनके नंबर ऑफ स्टोर ज्यादा हैं, रतलाम में तो काफी स्ट्रांग प्लेयर है ये, बिकॉज वहीं पे 70 ईयर से ऑपरेट कर रहे हैं। इनका अभी क्लियर फोकस है कि नेक्स्ट कुछ ईयर्स के अंदर हमको एमपी में, राजस्थान में और डीपली पेनेट्रेट करना है। एंड इसके जो नेबरिंग स्टेट्स है, जैसे गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र अभी थोड़ा दूर का प्लान है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत एक्सपेंशन करने वाली है कंपनी, और उसके बाद गुजरात। इन्हीं 3-4 स्टेट्स के अंदर कंपनी का फोकस है। इनका मानना है कि टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज के अंदर इंडिया में बहुत पोटेंशियल है रिटेल ज्वेलरी में, और यहाँ पे हम अच्छे से compete कर सकते हैं, बिकॉज हमारा ब्रांड बन चुका है लास्ट 60-70 ईयर्स के अंदर। अब यहीं पे और डीपली पेनेट्रेट करने पे कंपनी फोकस कर रही है। इनका पीपीटी भी है, तो थोड़ा उसको गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया, 1940 में बिजनेस स्टार्ट हुआ, एंड उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे करके एक्सपेंशन किया है। फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन कंपनी मतलब करंटली इस कंपनी को मैनेज कर रही है, ऑपरेट कर रही है, ये इनकी मैनेजमेंट है। 1940 में पहला स्टोर था इनका, उसके बाद 2010 में इंदौर में इन्होंने दूसरा स्टोर ओपन किया था, फिर एसएमई में आईपीओ वगैरह आया, और लास्ट 14-15 ईयर्स में कंपनी ने टोटल 11 स्टोर्स ओपन किए हैं। इनका भी जो मेन बिजनेस है वो वेडिंग ज्वेलरी से ही आता है। वेडिंग ज्वेलरी में काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है डीपी आभूषण भी। ये इनके स्टोर का प्रेजेंस है। जैसे आप देखोगे 10 सिटीज में एक स्टोर है। रतलाम है, इंदौर है, राजस्थान में आपका भिलवाड़ा आ जाता है, बांसवाड़ा आ जाता है, अजमेर आ जाता है। एक और स्टोर ये ओपन कर रहे हैं, इस क्वार्टर में ओपन हो चुका है एक्चुअली Q4 में। ये जो अपकमिंग शोरूम दिख रहा है, ये इनका रतलाम में इन्होंने एक और स्टोर ओपन किया है। टोटल आज के टाइम पे 11 स्टोर्स हैं, एंड रतलाम सिर्फ एक ऐसा सिटी है जहां पे कंपनी के आज के टाइम पे 2 स्टोर्स हैं, बाकी हर एक सिटी में सिर्फ एक ही स्टोर इन्होंने ओपन किया है। इस तरीके का इनका एक्सपेंशन प्लान रहता है। एंड जैसा हमने गडगिल के केस में बार बार डिस्कस किया है कि फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो उनका काफी स्ट्रांग है, वो सेम चीज आपको डीपी आभूषण में भी दिखेगा। फुटफॉल टू कन्वर्जन रेशियो इनका भी 85 से 90% के बीच में, ये लास्ट आई थिंक 7-8 ईयर्स का डेटा है। हमेशा से जितने भी कस्टमर्स आते हैं उसमें से 85 से 90% कुछ ना कुछ ज्वेलरी जो है वो इनके स्टोर से परचेज करके जाते हैं। हालांकि गडगिल का ये अबव 90% रहता है, लेकिन स्टिल 85 से 90% भी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जैसे इनका स्टोर काउंट बढ़ता जाता है, तो हमको ये ट्रैक करते जाना है कि क्या ये नंबर इनका कंटिन्यू रहता है, कांस्टेंट रहता है, या नीचे आता है।
सो इस वाले पार्ट पे कंपनी काफी अच्छा कर रही है। बाकी मार्केट अपॉर्चुनिटी तो हमको पता ही है कि इंडिया में वेडिंग ज्वेलरी का सबसे ज्यादा डिमांड रहता है, अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स के पास में आज भी मार्केट शेयर ज्यादा है, एंड एक्सपेक्टेड है कि FY 29 तक ये जो मार्केट शेयर है वो 50-50% हो जाएगा। तो ये पूरा इनका बिजनेस मॉडल है। Q4 के नंबर्स इनके डिस्कस करते हैं फटाफट। सो डीपी आभूषण का अगर आप Q4 का परफॉर्मेंस देखोगे तो काफी अच्छा ग्रोथ रहा है। 29% से इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। अगर हम Q4 की बात करें स्पेसिफिकली, मार्जिन में एक्सपेंशन है। इस कंपनी का इबिट्टा मार्जिन 4% से Q4 में 6% पे आ गया। इबिट्टा मार्जिन काफी अच्छे से इंप्रूव हुआ है, इनफैक्ट ग्रॉस मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और बॉटम लाइन कंपनी का ऑलमोस्ट 16 करोड़ से 25 करोड़ हो गया, मतलब 55-60% के आसपास का पैट में ग्रोथ है फोर्थ क्वार्टर की अगर हम बात करें। पूरा FY 25 भी कंपनी का काफी अच्छा गया है। 43% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया FY 25 के अंदर, एंड पैट का नंबर अगर आप देखोगे तो उसमें 82% का ग्रोथ है। इनका रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो गोल्ड ज्वेलरी जो है वो 93% कंट्रीब्यूट करता है इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में। और जो मार्जिन में एक्सपेंशन है उसका एक बड़ा रीजन है इनका डायमंड ज्वेलरी का बिजनेस। डायमंड ज्वेलरी इस कंपनी के लिए 15% से ग्रो किया है ओवरऑल रेवेन्यू टर्म्स में, और उसका कंट्रीब्यूशन अब 5% हो गया है। अभी भी काफी कम है हालांकि अगर आप इनके पेयर से कंपेयर करोगे लाइक सेंको गोल्ड, कल्याण गोल्ड, लेकिन धीरे धीरे ये नंबर बढ़ता जा रहा है और इसलिए कंपनी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। बाकी इन्होंने सिल्वर वगैरह में अभी सेल करना स्टार्ट किया है तो उसका कंट्रीब्यूशन काफी कम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है डीपी आभूषण के केस में, कि अगर आप इनका एक सेकेंड, सो डीपी आभूषण का अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखोगे ओवरऑल, जो इनके अलग अलग ये डिविजन्स हैं, वॉल्यूम ग्रोथ में भी कंपनी का हर एक सेगमेंट में वॉल्यूम ग्रोथ काफी अच्छा आया है। जैसे हमने सेंको के केस में देखा था कि उनका गोल्ड ज्वेलरी का वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा नहीं आया है, वैसे आई मीन इनके केस में नहीं हुआ है। इनका गोल्ड ज्वेलरी का वॉल्यूम भी 15% से ग्रो किया है। जो डायमंड ज्वेलरी है उसमें भी 14% का वॉल्यूम ग्रोथ आया है, एंड जो सिल्वर है, सिल्वर अभी स्टार्ट ही किया है कंपनी ने, इसमें भी 24% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला है। तो सेंको का जो सिचुएशन था वो अलग था, उनका कहना था कि गोल्ड के प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं इसलिए वॉल्यूम डी ग्रो हुआ है, लेकिन इनका गोल्ड के प्राइसेस तो बढ़े हैं इनके लिए भी ऑफ कोर्स, बट इनका वॉल्यूम ग्रोथ उसमें भी काफी अच्छा है 15%, मतलब हाई डबल डिजिट में इनका वॉल्यूम ग्रोथ आया है। तो इनके ग्रोथ में वॉल्यूम प्लस वैल्यू दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर हम सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी की भी बात करें, आई मीन डायमंड ज्वेलरी में तो सेंको का भी वॉल्यूम ग्रोथ अच्छा है, लेकिन इनका गोल्ड ज्वेलरी में वॉल्यूम और वैल्यू दोनों का काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। सो ये पूरे नंबर्स हैं डीपी आभूषण के। अब कॉन कॉल में अगर हम इनका देखें तो मैनेजमेंट का कहना है FY 25 हमारा काफी अच्छा रहा है। एक तो ये क्या करते हैं, इनकी जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं 10-11 वो तो काफी अच्छा परफॉर्म कर ही रहे हैं, प्लस मैनेजमेंट क्या करती है, ये एग्जीबिशंस भी लगाते हैं। सो वहां से भी इनको लगभग 10-12 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू आता है, उसका भी ग्रोथ अच्छा है इस साल का। तो वो भी एक अच्छा रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर है, बिकॉज उससे आपकी ब्रांडिंग हो जाती है, क्योंकि ये नेबरिंग सिटीज के अंदर एक्सपैंड करते हैं। और एक ही स्टेट के अंदर नेबरिंग सिटी में जब आप एक्सपैंड कर रहे हो तो ये जो एग्जीबिशंस वगैरह आप करते हो, रोड शोज वगैरह करते हो, तो एक आप सैम्पलिंग करते हो, थोड़ा सा ब्रांड अवेयरनेस बनता है आपका, और ये मैनेजमेंट कांस्टेंट करती है, ये बिजनेस कांस्टेंट करती है इस चीज को। सो उसमें भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है कंपनी की। देन इन्होंने स्टोर लेवल वाइज भी इन्होंने अपना रेवेन्यू शेयर किया है। तो जैसे आप देखोगे रतलाम में इनका एक ही स्टोर है, जो दूसरा स्टोर है वो भी Q4 में ही ऑपरेट हुआ है, तो मतलब उससे कुछ खास रेवेन्यू आया नहीं है, लेकिन सिर्फ उस एक स्टोर से, जो पुराना वाला स्टोर है इसका, उसमें 948 करोड़ का रेवेन्यू आया कंपनी का, और 43% का ग्रोथ है। ये स्टोर 70 भी नहीं, 85 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 1940 में ये स्टोर कंपनी ने बिल्ड किया था, अभी 2025 है। 85 ईयर्स पुराना स्टोर है, लेकिन अभी भी इसमें 43% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो आई मीन इसमें ये एक मेन कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर है। लगभग 25 से 30% जो रेवेन्यू है इनका वो सिर्फ एक सिंगल स्टोर से आता है। आई मीन अगर आप यहाँ पे स्केल को कंपेयर करोगे, लाइक सेंको का जो टोटल स्टोर काउंट है वो 170 है, और सेंको एक क्वार्टर में लगभग 1100-1200 करोड़ के आसपास ऑन एन एवरेज रेवेन्यू जनरेट करता है। ये कंपनी सिर्फ अपने एक ही स्टोर से पूरे साल में 948 ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट कर देती है। तो मतलब स्टोर पर रेवेन्यू अगर हम काउंट करेंगे इस कंपनी का तो बहुत बहुत ज्यादा है। स्टोर लेवल ऑपरेशन एफिशिएंसी काफी स्ट्रांग है इस कंपनी की। सिमिलरली आप देखोगे जितने भी स्टोर्स हैं, इंदौर हो, भोपाल हो, उदयपुर हो, जितने भी इनके स्टोर्स हैं, सब में हाई डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिला है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही स्टोर काफी अच्छा चल रहा है और वो रेवेन्यू को ड्राइव कर रहा है, सब में काफी अच्छा ग्रोथ है। ये दोनों स्टोर्स इन्होंने अभी लेटेस्ट ओपन किए हैं, 6-7 मंथ्स हुए हैं इनको, तो इनका ऑफकोर्स अभी आने वाले टाइम में इस फाइनेंशियल ईयर में परफॉर्मेंस हमको क्लियर होगा। तो मतलब हर एक मैट्रिक पे आप देखोगे तो ग्रोथ वगैरह काफी अच्छा है कंपनी का।
जो उनके नए स्टोर्स इन्होंने ओपन किए हैं लास्ट कुछ टाइम में, जैसे बांसवाड़ा में, भोपाल में, उज्जैन में, सो उसमें कंपनी कह रही है कि मेन जो रेवेन्यू का ड्राइवर रहा है या ग्रोथ का ड्राइवर रहा है वो है वेडिंग डिमांड। जैसे हमने डिस्कस किया, वेडिंग में ये भी काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। सो इनका कहना है कि FY25 में इंडिया में अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेडिंग्स देखोगे तो 1 मिलियन वेडिंग्स हुई है, 10 लाख के आसपास वेडिंग्स हुई है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और उसने एक काफी बड़ा ग्रोथ में हमको कंट्रीब्यूट किया है हमारे सारे स्टोर्स के अंदर। जो हमने नए स्टोर्स भी ओपन करे उसमें भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो FY24 में इनके 8 स्टोर्स थे। इस पूरे साल में कंपनी ने 3 स्टोर्स ओपन करे और मैनेजमेंट कह रहा है तीनों में अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। एवरेज टिकट साइज की अगर हम बात करें तो सेंको गोल्ड के कॉन कॉल में आई थिंक ये पॉइंट हमसे मिस हुआ था। सेंको गोल्ड का एवरेज टिकट साइज जो है या एवरेज सेलिंग प्राइस जिसको हम बोले तो वो 73,000 के आसपास है, 70 से 73,000। उनकी मैनेजमेंट का कहना है कि ऑफकोर्स ये गोल्ड ज्वेलरी के प्राइस, गोल्ड के प्राइस से भी काफी कम है, बिकॉज कस्टमर जो है वो लाइट वेट ज्वेलरी को ज्यादा प्रेफर कर रहा है। लेकिन डीपी आभूषण के केस में अगर आप देखोगे तो इनका एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू या एवरेज सेलिंग प्राइस अगर हम देखें तो वो 1 लाख से 1,10,000 के बीच में है। मतलब इनके स्टोर पे या इनके बिजनेस पे इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है गोल्ड प्राइसेस हाई होने का। हालांकि डिमांड वाइज ये भी कह रहे हैं कि अगर गोल्ड प्राइसेस इतने हाई नहीं होते तो हमारा बिजनेस वॉल्यूम या हमारा रेवेन्यू का नंबर और ज्यादा अच्छा हो सकता था, क्योंकि कई सारे कस्टमर्स ने डिमांड एक तरीके से शिफ्ट, थोड़ा सा पॉज हो गया है डिमांड उनका। सिर्फ जो मतलब कंपलसरी जिनको बाय करना था, जिनके घर में कोई वेडिंग है, कोई ओकेशन आ चुका है, सो उन्होंने ही परचेजिंग करी है। बाकी जो कस्टमर्स हैं उन्होंने एक तरीके से पॉज कर दिया Q3 Q4 के बीच में, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर का जो Q1 और Q2 होगा उसमें ये डिमांड एक तरीके से मटेरियलाइज होगी। देन कंपनी का कहना है कि जो हमने 3 स्टोर्स ओपन किए हैं, पहला तो अजमेर में स्टोर ओपन किया, उसका रिस्पांस काफी अच्छा रहा। तनिष्क वहां पे अवेलेबल है, अजमेर में तनिष्क की प्रेजेंस है, लेकिन कंपनी कह रही है उसके बाद भी हमको अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। नीमूच में इन्होंने एक और स्टोर ओपन किया है, उसका भी रिस्पांस अच्छा है, एंड कंपनी कह रही है वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, तो हम अच्छा खासा मार्केट शेयर वहां पे गेन कर सकते हैं। रतलाम में कंपनी का और ज्यादा अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है, बिकॉज जो इनका एक स्टोर था पहले रतलाम में, वो 70-85 ईयर्स पुराना है और उसमें ऑलरेडी काफी बड़ा ब्रांड बन चुका है इनका। तो कंपनी कह रही है उसका एडवांटेज हमको इस स्टोर के अंदर देखने को मिल रहा है। देन इनका आई मीन स्टोर वाइज रेंटल अगर हम पार्ट देखें तो ऑन एन एवरेज 9 ईयर्स का एग्रीमेंट होता है इनका, इनके लैंडलॉर्ड के साथ में, और 9 ईयर्स के बाद में वो जो स्टोर है कंपनी वापस से उसको रिन्यू करा सकती है, मतलब एग्रीमेंट को वापस से रिन्यू करवा सकती है। इनका कहना है कि जो रेंट हमारा इंक्रीज होता है वो उसके 2 टर्म्स होते हैं। पहला टर्म होता है या तो 5% हर साल इंक्रीज होगा 3 साल तक, या फिर डायरेक्ट 3 साल के बाद 15% इंक्रीज होगा। तो ये जो है ये दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं, यानी 3 साल के बाद डायरेक्ट स्टोर का रेंट बढ़ेगा 15% से। प्लस कंपनी कह रही है कि इसमें 3 साल का लॉक इन वगैरह भी होता है। अब रतलाम में अगर आप इनका वो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखोगे तो 25-30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है, और 85 ईयर्स पुराना वो स्टोर है कंपनी का। लेकिन मैनेजमेंट कह रही है कि अभी भी रतलाम में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि उससे 200 से लेकर के 300 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी सिटीज हैं, इवन आसपास के जो स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वो सारे लोग रतलाम में आते हैं गोल्ड परचेजिंग के लिए, गोल्ड ज्वेलरी परचेजिंग के लिए, बिकॉज गोल्ड सिटी बोला जाता है रतलाम को, एंड वहां पे हमारा इतना पुराना ब्रांड है और काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है हमारा। तो हमारा मानना है उसमें ग्रोथ पोटेंशियल अभी भी काफी है, एंड इस ग्रोथ को हम कंटिन्यू रख सकते हैं वहां पे। तो यही ओवरऑल इनका छोटा सा कॉन कॉल था। बाकी इनका फंड रेजिंग का प्लान था वो कंपनी ने कर लिया है, तो आई थिंक 500-600 करोड़ के आसपास का फंड रेजिंग किया है इन्होंने। सो गाइडेंस इन्होंने एग्जैक्ट रेवेन्यू पे दिया नहीं है, लेकिन ओवरऑल इनका यही कहना है कि जो करंट रेवेन्यू ग्रोथ हमारा चल रहा है उसको हम कंटिन्यू रख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स के अंदर, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर भी। प्लस एक नेक्स्ट 5 ईयर्स का इनका विजन है। 5 ईयर्स का विजन क्या है कि फंड रेज करना है, और इस फंड को, इस कैपिटल को हम यूज करेंगे अपने स्टोर एक्सपेंशन के लिए। सो एक तो ये अगले 3 साल के अंदर अपना नंबर ऑफ स्टोर 20 करना चाहते हैं, जिसमें से 8 से 11 ऑलरेडी हो चुका है, तो अगले 2 साल के अंदर ये 20 तक पहुंचना चाहते हैं। मतलब ऑलमोस्ट डबल करने को देख रही है कंपनी अपने नंबर ऑफ स्टोर्स को। दूसरा, कंपनी रीजन वाइज टारगेट कर रही है, एक तो MP राजस्थान इनका टारगेट एरिया रहेगा, दूसरा आपका गुजरात, छत्तीसगढ़ एंड आपका महाराष्ट्र, इन 3 नेबरिंग स्टेट्स पे कंपनी फोकस कर रही है। एंड तीसरा इनका जो टारगेट है वो है डायमंड ज्वेलरी के सेल्स कंट्रीब्यूशन को इंक्रीज करना। आज के टाइम पे 5-6% सेल्स कंपनी का डायमंड ज्वेलरी से आता है, इनका टारगेट है इसको 15% तक लेके जाना है। सो अगर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तक 15% तक नहीं भी जाता है, इवन कंपनी 10% भी पहुंचती है, तो भी करंट लेवल से ऑलमोस्ट 50% इंप्रूवमेंट है। तो अगर डायमंड ज्वेलरी का सेल्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का मार्जिन बढ़ेगा,
मार्जिन बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। तो मतलब अगर आप ओवरऑल प्रोस्पेक्ट्स देखोगे डीपी आभूषण के भी, तो वो काफी अच्छे लग रहे हैं। हालांकि डायरेक्ट रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दिया अगेन इन्होंने, लेकिन इनका कहना है कि जो करंट ग्रोथ रेट है उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। 15-20% के आसपास का ग्रोथ ये टारगेट करते हैं ऑन एन एवरेज। करंट पी अगर आप इसका देखोगे स्टॉक का, तो 29-30 के आसपास है। और अगर हम 20% का भी ग्रोथ कंसीडर करें, उसके साथ में ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा, बिकॉज डायमंड ज्वेलरी का सेल्स इंक्रीज होगा कंपनी के लिए। सो ऑलमोस्ट 25% का अर्निंग ग्रोथ बन जाता है कंपनी का, और फॉरवर्ड पी 22 से 24 के बीच में। तो मतलब ये भी एक ऐसा स्टॉक है रिटेल ज्वेलरी के अंदर जिसमें पी रेटिंग का स्कोप दिखता है। एंड पूरी ज्वेलरी इंडस्ट्री अगर आप देखोगे तो हार्डली कोई ऐसा प्लेयर है जो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा हो या एवरेज परफॉर्म कर रहा हो। एक दो क्वार्टर जो कोई प्लेयर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता भी है, उसके बाद वापस से वो काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक करता हुआ दिखता है। एंड आई मीन हर एक प्लेयर में कहीं ना कहीं एक अच्छा स्कोप दिखता है री रेटिंग का। बट ऑफ कोर्स एज ए इन्वेस्टर हमको चूज करना है बेस्ट प्लेयर्स को। सो वहां पे अगर हम देखें तो डीपी आभूषण हो, सेंको हो, आई मीन डील अच्छी है, लेकिन आई मीन टॉप कैटेगरी में इनको कंसिडर नहीं कर सकते, बिकॉज आप कल्याण को देखो, गडगिल को देखो, दोनों 40% का स्टोर एक्सपेंशन टारगेट कर रहे हैं। एंड रेवेन्यू ग्रोथ बहुत आराम से उन दोनों कंपनीज का 30 से 40% पे आ सकता है। सो वो चीज देखनी होगी कि इनकी कंसिस्टेंसी कैसे रहती है आने वाले क्वार्टर्स के अंदर। बाकी हाँ, दोनों का बिजनेस डायरेक्शन अच्छा है, बिजनेस परफॉर्मेंस अच्छा है। सेंको का Q1 का बिजनेस अपडेट भी अच्छा आया है। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे इन सारे प्लेयर्स का। आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।